वो फिर कुछ चैप्टर 4 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं जो अभी घर बैठ के आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। उस संबंध में 4th चैप्टर में है मानव विकास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन से संबंधित अध्याय है। इसको आप बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। विकास का सीधा अर्थ होता है वृद्धि से, परिवर्तन से। वृद्धि परिवर्तन दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला कि मानव का विकास दिन प्रतिदिन संख्या के आधार पर जब हम करते हैं कि यह किसी देश प्रदेश की जनसंख्या किस गति से आगे बढ़ रहा है, तो ये धनात्मक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर किसी देश प्रदेश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो वह ऋणात्मक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। विकास का अर्थ वृद्धि से भी है और वृद्धि गुणात्मक वृद्धि से, ये संख्या बल से नहीं है। सकारात्मक और नकारात्मक वृद्धि केवल हम निरपेक्ष मूल्य को जानने के लिए प्रयोग करते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, तो उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है। मानव विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, लेकिन ये सकारात्मक रूप में है। किसी व्यक्ति, किसी देश के लोगों का विकास गुणात्मक वृद्धि से है, गुणों के विकास से है, जिसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसको हम सापेक्ष वृद्धि कह सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, एजुकेशन एंड हेल्थ में जो वृद्धि या विकास होता है, उसी परिवर्तन को, यह निरंतर प्रक्रिया है, इसको हम सापेक्ष वृद्धि या विकास कह सकते हैं। इसमें जनसंख्या का बढ़ना भी है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में मानव की गुणवत्ता में विकास भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शहर है जहाँ जनसंख्या 5000 है और वहाँ सुविधाएं, जन कल्याण की सुविधाएं सभी उपलब्ध हैं, यानी पीने का पानी, शिक्षण संस्थान, आने जाने के सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं सब है, तो वह विकास है। लेकिन अगर वृद्धि नगर का जनसंख्या से होता है, अगर उसमें 1000 और भी लोग बढ़ते हैं, तो उसी रेशियो में अगर उस शहर का विकास, चाहे शिक्षण संस्थान हो या पीने की पानी की व्यवस्था हो या फिर आने जाने यातायात की साधन की सुविधा हो या आवास की सुविधा हो, अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब सकारात्मक विकास नहीं है। केवल जनसंख्या का विकास से मेरा मतलब वृद्धि से नहीं है। नगर की वृद्धि का मतलब है सकारात्मक नगरीकरण, जहाँ शिक्षा उसी अनुपात में वृद्धि हो जैसी जनसंख्या में वृद्धि हो रही। अब हम आगे विकास की संकल्पना पर ध्यान देंगे कि पहले यूएनओ के द्वारा पूरे दुनिया के सदस्य देशों का विकास आय के आधार पर करते थे।
कि जिस देश में की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल होता था, बड़ा होता था, वह विकसित देश के रूप में जाना जाता था। जिस देश की अर्थव्यवस्था यानी पर कैपिटा इनकम कम होता था, उसको अंडर डेवलप या डेवलपिंग देश के रूप में जाना जाता था। 1980 के अंत में और 1990 के प्रारंभ में, 1980 के लास्ट एंड 19 के स्टार्टिंग समय में दक्षिण पूर्वी एशिया के दो बड़े अर्थशास्त्री, एक महबूबुल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, दूसरा अमर्त्य सेन जो भारत से हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने मानव विकास की अवधारणा को व्यवस्थित करने, स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। महबूबुल हक का मानना है कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में परिवर्तन हो, लोगों के जीवन के स्तर में सुधार हो, तभी हम उसको विकास कह सकते हैं। यहाँ विकल्प और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से उनका सीधा अर्थ था एक मानव की सार्थक जीवन से। मनुष्य का सार्थक जीवन जो उद्देश्यपूर्ण होता है, जिनको अपने सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य हो, जो व्यक्ति सामर्थ्यता प्राप्त करता है वही सार्थक जीवन जी सकता है। तो यहाँ महबूबुल हक ने विकल्पों का चर्चा किया और उनके जीवन निर्वाह के उच्चतम स्तर या उच्च स्तर से मानव विकास को संबोधित किया। इसी तरीके से अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा कहा गया कि लोगों के जीवन में जो स्वतंत्रताएं हैं, अगर उसमें वृद्धि किया जाए, परतंत्रताओं को, बंधनों को कम करके ये प्राप्त किया जा सकता है, जिससे मानव अपने कार्यों में सक्षमता से स्वतंत्रता पूर्वक कर सकने में सक्षम हो। तो ये अमर्त्य सेन ने मानव की अधिक से अधिक स्वतंत्रता, चाहे वह सामाजिक बंधन हो या राजनीतिक बंधन हो, इस या आर्थिक कमियां, इन तीनों की को कैसे दूर किया जाए जिससे मानव के विकास निर्विघ्न बिना बाधा के आगे बढ़ते चले जाएं। इस संकल्पना को, इन दोनों के संकल्पनाओं को यूएनओ ने 90 के बाद अपने विकास के जो पैमाने हैं, जो क्राइटेरिया है, उसमें बदलाव किया और मानव विकास के मापन के लिए अब 90 के बाद यूएनओ ने उसमें दो और क्राइटेरिया मापन के आधार को समाहित किया। पहले पर कैपिटा इनकम के द्वारा ही मानव विकास किसी देश का मापा जाता था। अब उसमें जीवन प्रत्याशा यानी स्वस्थ जीवन, लोगों के दीर्घ आयु कि किसी देश में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी कितने वर्षों तक औसत रूप से जीते हैं, उसको आधार बनाया गया। ये स्वास्थ्य पर निर्भर है और स्वास्थ्य मानव की अच्छे रहन सहन, स्वच्छता और सुविधाओं पर निर्भर करता है। दूसरा, जो तीसरा क्राइटेरिया जो इन दोनों ही विद्वानों के बातों से निकल कर आया, वह था शिक्षा।
कि अब मानव विकास में यूएनओ देशों की तुलना के लिए शिक्षा नामांकन के विभिन्न स्तरों पर नामांकन के औसत को ज्ञात करती है, ताकि जिसको हम कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। तो ये 3 आधार के द्वारा यूएनओ ने पूरे अपने सदस्य देशों में पर कैपिटा इनकम किस देश का कितना है, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते हैं, सकल नामांकन अनुपात और साक्षरता का रेशियो क्या है, और दीर्घ आयु औसत रूप से लोग किसी देश में कितने वर्ष तक जीते हैं, इसको समाहित किया। तीनों का जो आधार है निश्चित तौर पर वह आय के आधार पर है। प्रति व्यक्ति आय भी लोगों के अपने धन अर्जन से जोड़ा गया है। लोगों का स्वास्थ्य भी अपने ही धन अर्जन से या सरकार की सहायता से धन खर्च करके ही लोग स्वस्थ भी बन सकते हैं। इसको हम कहते हैं यूएनओ का एक क्राइटेरिया आय के आधार पर, कंजम्पशन के आधार पर है, उपभोक्ता के आधार पर। शिक्षा भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा, जब व्यक्ति के पास धन हो। तो ये तीनों चीज़, तीनों आधार कहीं न कहीं व्यक्ति के आय से संबंधित है। इसको हम कहते हैं कि क्राइटेरिया जो यूएनओ ने अपनाया है वह आय कंजम्पशन के आधार पर किया। लेकिन दूसरी तरफ यूएनओ ने गैर भौतिक आधार को भी महत्व दिया है, जिसमें उनके पास आय नहीं है तो निश्चित तौर पर शिक्षा में भी कमी होंगी, स्वास्थ्य में भी कमी होंगी, यानी उसको उन्होंने गरीबी का मापन कहा। तो आय के आधार पर और निर्धनता के रूप में यूएनओ पूरे अपने सदस्य देशों का एक श्रृंखला बनाता है कि सबसे अधिक गरीब देश कौन से हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम के आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है। गरीबी को सामाजिक सुविधाओं के आधार पर भी मापा जा सकता है। तो इस तरीके से यूएनओ गैर भौतिक और भौतिक आय के आधार पर और कंडीशन के आधार पर पूरी दुनिया को एक सीरीज में प्रति वर्ष बना रखते हैं, और इन आय को उसने एक संख्या से, 1 डिजिट से के रूप में मानते हैं कि एक अंक, एक डिजिट अगर अपॉन में 3 पर कैपिटा के अपॉन में 3 प्लस सकल नामांकन अनुपात के अपॉन में 3 प्लस आयु के अपॉन में 3, औसत आयु के अपॉन में 3 करके वो एक कैलकुलेशन निकालते हैं जो 1 से कम होता है। इस आधार पर उसने दुनिया को 3 भागों में बांटा है। एक जो उच्चतम विकास है, जिसका मैक्सिमम जो रेशियो है वो 0.85 के करीब होते हैं, और जो मध्यम है उसको उसने 8 से नीचे और 5 से ऊपर रखा है। उच्च मानव विकास सूचकांक में कितने देश हैं, मध्यम मानव विकास में कितने देश हैं, और निम्न विकास जो 5 से नीचे है, 0.5 जो एक पूर्णांक है, इसमें 0.5 के नीचे निम्न विकास के देश, मानव विकास के देश आते हैं। ऊपर के उच्चतम में 47
विश्व के देश आते हैं, जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूएसए है, कनाडा है, जापान है। ये उच्च मानक वाले हैं, ये 0.8 से ज़्यादा वाले हैं। मध्यम जनसंख्या मध्यम मानव सूचकांक वाले देशों में भारत है, श्रीलंका है, या चीन है, ब्राज़ील है, या अर्जेंटीना है। ये मध्यम जनसंख्या, मध्यम मानव विकास के, ये 8 से कम, 5 से अधिक है। और 5 से अधिक मैक्सिमम एशिया और अफ्रीका